This is the second video for the chapter MBOI, या Molecular Basis of Inheritance. For students, those who have watched my previous video on this chapter, they know what we covered in that chapter, right? आज के इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? DNA as the genetic material and DNA replication. Okay, तो let us begin straight away. What is meant by DNA as a genetic material? इस कैप्शन का क्या मतलब है? See, today we say very comfortably कि DNA is the genetic material, but was it so from the very beginning? ऐसा नहीं था. It took many experiments by scientists to come to the conclusion and in a foolproof way कि वो DNA ही है जो जेनेटिक मटेरियल जैसा काम करता है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. इससे पहले कि अगर एक्सपेरिमेंट्स या डिस्कवरीज को हम देख ले, जैसे न्यूक्लियन विच वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मेशर इन द ईयर 1865, मेंडल का एक्सपेरिमेंट ले ले, वॉल्टर सूटॉन का एक्सपेरिमेंट ले ले, या मॉर्गन का, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स आर डीलिंग एट द क्रोमोसोम लेवल. हाउ आर द क्रोमोसोम्स पेयरिंग अप, वेयर आर दे लिंक्ड, कैसे उनमें रिकम्बिनेशन हो रहा है, क्या वेरिएशंस हो रहा है. बट आस्क योर सेल्फ, क्या एक भी एक्सपेरिमेंट उनमें से गिव यू एनी हिंट अबाउट कि केमिकल नेचर ऑफ दैट क्रोमोसोम क्या है? नन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कुड प्रूव दैट, और दे वर नॉट डायरेक्टेड टू प्रूव दैट ऑल्सो, राइट? बट स्लोली दिस ईगरनेस ग्रू वेरी स्ट्रॉन्ग विद इन द साइंटिफिक कम्युनिटी, और उनको ये लगा कि नहीं, एक्सपेरिमेंट से हमें प्रूव करना ही है कि what is the genetic material. By the year 1926, this quest became very strong and many experiments were done in this regard. ऐसे ही 3 experiments हम देखने वाले हैं. So ऐसे ही first experiment हम जो देखेंगे, that is in the year 1928 by Frederick Griffith. Let's see. 1928, Frederick Griffith. He used the bacteria Streptococcus pneumoniae. ये bacteria is responsible for causing pneumonia in rats. और एक ये लिया था, दूसरा rat. And this bacteria has 2 strains, S strain and R strain. S strain और R strain में difference क्या है, पहले ये देख लेते हैं. Let's first go through this, then we will look into the experiment in a stepwise. S strain gives shiny colonies due to the presence of a shiny coat. और वो कोट क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ म्यूकस या पॉलीसैकेराइड कोट. नाउ ऑलवेज रिमेंबर एज अ जनरल रूल ऑफ थंब, अगर कहीं पे भी म्यूकस की बात आ रही है या म्यूसिलेज की बात आ रही है, तो उसका कंपोनेंट प्राइमरीली एक पॉलीसैकेराइड होना ही है. ओके, एंड इट इज़ वायरुलेंट. ये स्ट्रेन अगर इन्फेक्ट करता है माइस को, तो इट डाइज ऑफ निमोनिया. R strain, it gives rough colonies. Why it gives rough colonies? Because इनमें कोई shiny coat है नहीं. Okay? And this is non-virulent. Now students, अगर confusion हो कि which one is virulent and which one is not, always remember, rough जो है वो अंदर जैसा है बाहर जैसे, उसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं है, वो एक खूबसूरत सी बैक्टीरिया नहीं है. इसने अपना सारा विलेन गिरी खूबसूरती या शाइनीनेस के अंदर छुपाया हुआ है. ओके, नाउ लेट अस सी कि व्हाट वर द स्टेप्स ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट, एस स्ट्रेन लाइव इंजेक्टेड इनटू द माइस. द माइस डाई, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो वायरुलेंट स्ट्रेन है, निमोनिया कॉज करता है, द माइस डाइज. आर स्ट्रेन लाइव, ये तो बिल्कुल रफ सा, निहत्था सा, जो अंदर है वो बाहर है, भोला बेचारा है, राइट? तो इससे कुछ होने वाला नहीं है. द माइस लीव, देन दे किल द एस स्ट्रेन, उसको हीट से मार देते हैं, फिर उसे इंजेक्ट करते हैं. द माइस लिव्स. इससे क्या पता चल रहा है कि जो कुछ भी माइस पे हो रहा था, जो whatever was causing, that has got destroyed, right? Surprisingly, जब 4th step उन्होंने किया, which was heat killed S strain प्लस लाइव R strain, इन दोनों का एक कॉन्कक्शन बनाया. दे इंजेक्टेड इट इनटू द माउस, एंड व्हाट हैपेंड? द माइस डाइड.
दिस स्टेप वॉज वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि ऐसा क्या हो गया कि आर स्ट्रेन, अब तक जो आर स्ट्रेन यहाँ भी लाइव है यहाँ भी लाइव है, ये अकेला जब था ये तो निमोनिया कर नहीं पाया, बट जब इसे हीट किल्ड एस स्ट्रेन से मिक्स कर दिए तब ये चेंज हो गया और ये उस माइस को मार डाला, राइट। फ्रॉम दिस स्टेप दे कंक्लूडेड कि समथिंग फ्रॉम द एस स्ट्रेन समहाउ ट्रांसफॉर्म दिस आर स्ट्रेन, इसने इसको कुछ तो चेंज किया, जादू टोना किया, ब्रेन वॉश किया, जो भी करना है किया कि ये भोला भाला सा आर स्ट्रेन अब वायरुलेंट हो गया, खूंखार हो गया, इसने निमोनिया कर दिया एंड द माइस डाइड। ओके, तो दिस वॉज अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। दे कुड पॉइंट कि समथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग यहाँ से यहाँ, बट वॉट इज दैट समथिंग, और वो जो समथिंग है क्या वो डीएनए है, ये इस एक्सपेरिमेंट से कहीं प्रूफ नहीं होता, राइट। तो दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। इससे एक और बात पता चलता है, सी वी हैव डन द कंपेरिजन ऑफ डीएनए एंड आरएनए विथ डीएनए स्ट्रक्चर। उसमें if you see this point, this is for students those who have not seen that video. DNA is said to be more stable because of double strandedness and complementary base pairing. तो highly possible, इसके बाद ये conclusion किया गया था कि heat must have separated the strains. Okay? और एक strain को जब दूसरा वाला strain non complementary base pairing से आर स्ट्रेन से उसने कुछ लिया होगा एंड इट अगेन स्टार्टेड एक्टिंग। क्लियर है? सो दिस एक्सपेरिमेंट, फॉर दिस स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट इट फर्दर प्रूव्स कि डीएनए इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। तो दैट इज ऑल अबाउट ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देन कम द ईयर 1933 to 1944. Oswald Avery, Colin MacLeod and Maclean McCarthy, they studied the Frederick Griffith experiment and they wanted to discover कि वो transforming principle क्या था from S strain to R strain. So what they did, heat killed S strain से सारे के सारे biochemicals उन्होंने extract किया। Now what are the three categories of biochemicals? एक protein, एक RNA और दूसरा DNA extract किया था उन्होंने। ओके, देन दे मिक्सड इट विथ 3 डिफरेंट एंजाइम्स। प्रोटीन को जो एक्सट्रैक्ट किया था उसके साथ प्रोटीएसेस मिलाया था, आरएनए को आरएनएस एंजाइम के साथ और डीएनए को डीएनएस एंजाइम के साथ। क्लियर? तो लेट अस लुक द सेम थिंग इन पेट्री डिशेस। ओके, तो यहाँ पे दे आर ट्राइंग टू ग्रो द बैक्टीरिया इन अ कंकॉक्शन ऑफ दैट प्रोटीन दैट दे हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड प्रोटीएसेस एंजाइम। और कौन से वाले बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं यहाँ, एस या आर? दे आर ग्रोइंग द आर स्ट्रेन। यहाँ पे भी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है एंड दे हैव एक्सट्रैक्टेड द आरएनए फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आरएनएस एंजाइम। इससे क्या हो रहा है, आरएनएस इज डिस्ट्रॉइंग द आरएनए। इससे क्या होगा, आरएनए विल गेट एलिमिनेटेड, तो क्या रह जाएगा, प्रोटीन या डीएनए, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। ओके, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। तो इससे क्या पता चलता है, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, इट इज़ नॉट अफेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। आरएनए को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, इट इज़ नॉट अफेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए जिस वाले पेट्री डिश में था, द कॉन्कॉक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस डीएनएज। डीएनएस एंजाइम क्या करता है, इट ईट्स अप या इट डिस्ट्रॉयज द डीएनए। क्लियर है? तो एस स्ट्रेन के सारे डीएनए डिस्ट्रॉय हो गए थे। यहां के जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, दे डिड नॉट शो एनी ट्रांसफॉर्मेशन। दिस गिव देम द कंक्लूजन कि आर स्ट्रेन को जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है दैट इज द बायोकेमिकल डीएनए। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट गिव्स द प्रूफ कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या इट इज द जेनेटिक मटीरियल। बट नॉट ऑल वेर कन्विंस्ड। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे दैट अनइक्विवोकली प्रूव्ड कि डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल।
अनइक्विवोकली मीन्स व्हाट, कि इसके बाद और कोई सवाल नहीं उठाएगा, फुल प्रूफ. ओके. Year 1952, scientists Alfred Hershey and Martha Chase, what they did, you know, bacteriophage क्या है? What is a bacteriophage? It is the viruses that attack the bacteria. Okay? तो उन्होंने bacteriophage को लिया था. This is the bacteriophage, and they grew it in a medium which contained radioactive sulfur, and another set of bacteriophage grew it in a medium which had radioactive phosphorus. What was their target? So that the radioactive sulfur and radioactive phosphorus gets incorporated within those bacteriophages. Clear? Now we know proteins have sulfur. The amino acids that make proteins generally don't have phosphorus in them. Okay? But डीएनए में या जेनेटिक मटेरियल में तो फॉस्फोरस होता ही है, राइट? सो दे टुक दैट बैक्टीरियोफेज, ग्रू इट, एंड देन दे अलाउड इट टू इन्फेक्ट दिस बैक्टीरिया ई कोलाई. लेट मी राइट इट. ओके. तो हाउ डज अ बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट्स? ये अगर ई कोलाई है, इट कम्स, इट पुश, ये इसका टेल है, और हेड से ये बिल्कुल इंजेक्शन जैसा अपना सारा जेनेटिक मटेरियल निकाल देता है उस पर. ओके, लाइक एन इंजेक्शन. सो हियर यू सी इट हैज अटैच्ड इटसेल्फ, एंड हियर इट इज गिविंग आउट इट्स जेनेटिक मटेरियल. क्लियर है? फिर दोनों में एक ही काम हो रहा है. नाउ दे वांटेड दिस बैक्टीरियोफेज कोट्स आउट ऑफ द कोट ऑफ द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया. क्लियर? तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए सेकेंड स्टेप इज ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग में जैसे घुमाते हैं मिक्सी में, वैसे घुमाया, so that these coats being light, they are thrown out. Okay, they don't stay attached to the bacteria E. coli anymore. Clear? फिर now you see that they have been thrown off. तो इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल दे दिया था. एंड बैक्टीरियोफेजेस या वायरसेस विच अफेक्ट बैक्टीरिया, दे यूज द मशीनरी ऑफ द बैक्टीरिया, the cell machinery of bacteria to replicate its genetic materials. Clear? Same बात वहीं पे हुआ. The genetic material are replicating, the genetic material of the bacteriophage are replicating. They took it and एक centrifuge में घुमाया. Okay? तो this do you see this? This upper liquid is called what? Supernatant, we all know. तो bacterial, ये जो bacteriophages है, इनके जो coats है, they are very lighter, so they were hanging up here. So this is the supernatant. यहाँ पे the bacteriophage coats are there, and radioactivity was discovered. Okay, yeah, detected. Clear? और जेनेटिक मटेरियल विच वो नीचे बैठा हुआ था. यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल पे या नीचे कुछ भी रेडियोएक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुआ. अब इस फॉस्फोरस साइड पे आते हैं. दिस इज द सुपरनेटेंट. यहाँ पे नो रेडियोएक्टिविटी. ये जो पेलेट्स जेनेटिक मटेरियल का या बैक्टीरिया का जो नीचे पड़ा हुआ है, रेडियोएक्टिविटी वाज डिटेक्टेड हियर. तो इससे क्या पता चलता है? रेडियो एक्टिविटी यहां पे डिटेक्ट हुआ, मीन्स सल्फर गॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोटीन्स ऑफ द कोट ऑफ द बैक्टीरियोफेज. क्लियर? और ये इसीलिए यहाँ के जेनेटिक मटेरियल पे वायरस जेनेटिक मटेरियल तो है, बट उसमें कोई सल्फर नहीं है, इसीलिए देयर इज नो रेडियो एक्टिविटी. यहाँ पे ये बैक्टीरिया एंड वायरस दोनों के ही जेनेटिक मटेरियल अब है. तो वायरस के जेनेटिक मटेरियल में या द बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल में, बिकॉज देयर इज फॉस्फोरस विच इज रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी बॉटम में दिखाई दे रहा है, एंड ऊपर सुपरनेटेड पे जहां खाली कोट्स है, खाली कोट्स ऑफ द वायरस, वहां पे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रहा है. दिस गिव द फाइनल प्रूफ कि डीएनए ही वो चीज है विच एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल. दिस एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाइड एवरीवन. ओके,
and that is why in your book or wherever in most of the places you will see unequivocal proof. Clear है? Now बच्चों इन सब एक्सपेरिमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, समझो, एंड प्लीज दीज आर, यहाँ से बहुत सारे से MCQs हो सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ कि अगर मैं पूछूँ कि हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में सुपरनेटेड में रेडियो एक्टिविटी जहाँ डिटेक्ट हुआ उसमें सल्फर, वो कौन से वाले में था, सल्फर वाले में या फॉस्फोरस वाले में? राइट, हो ही सकता है सल्फर वाले में सुपरनेटेड रेडियो एक्टिविटी यहाँ डिस्कवर हो रहा है. वाई? बिकॉज सुपरनेटेड पे द वायरल कोड्स आर ओनली देयर, वायरल कोड्स आर लाइट, और वहाँ के प्रोटीनेशियस लेयर में सल्फर इनकॉर्पोरेट हो गया. So this is how you can also make questions for yourself as you move forward. अपने आप से भी कुछ questions बना के when you revise them, the concept becomes very strongly ingrained in your brain. Okay? So I hope this experiment is also clear. इसके बाद शुरू करेंगे replication of DNA. But replication of DNA से पहले एक experiment है which goes on to proving कि replication of DNA is a semi-conservative process. Now Watson and Crick, after they proposed the double helical model for DNA, they immediately proposed a scheme for replication of DNA also, right? So what did they propose कि एक strand of the, it is double stranded, so one of the strand acts as the template and the other strand is synthesized by complementary base pairing. तो उससे क्या होता है कि एक स्ट्रैंड पुराना या पेरेंटल और दूसरा स्ट्रैंड नया. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव, राइट? तो अब तक वॉटसन एंड क्रिक के हमने 3 कंट्रीब्यूशंस पढ़ लिए. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, सेंट्रल डॉगमा, एंड देन दिस रेप्लिकेशन ऑफ DNA. क्लियर? नाउ लेट अस सी द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि DNA replication is a semi-conservative process. Okay, so 2 experiments were done. First one and both in the year 1958. First one by Matthew Michelson and Franklin Stahl in E. coli using nitrogen isotope. Dusra by Taylor in Vixia faba and they used radioactive thymine. But as per your syllabus, you have to read this one. So let's see. Okay, so now let us look into this experiment. तो what they did कि उन्होंने सबसे पहले इकोलाई को लिया और उसको एक आइसोटोपिक नाइट्रोजन 15N मीडियम पे ग्रो किया. इट इज़ अ हेवियर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन बट नॉट रेडियो एक्टिव. प्लीज कीप दिस इन माइंड. ओके, एंड दे ग्रू दिस इकोलाई फॉर मेनी जनरेशंस. तो उसके बाद क्या हुआ, उनके जितना भी DNA मटीरियल था, the 15N या you can say the heavier isotope of nitrogen, it got incorporated into its genetic material. Clear? Then they grew it in a medium where the nitrogen supply was again normal, 14N. Okay? और E. coli it divides, या इसका लाइफ साइकिल आप बोल सकते हैं 20 मिनट्स का होता है. So after 20 minutes they took sample of the first generation and then they let it grow and then they took the sample of it in the second generation after 40 minutes. Simultaneously what they did, उन्होंने ये लिया इस सैंपल को सेंट्रीफ्यूज में अगेंस्ट अ ग्रेडियंट ऑफ सीजियम क्लोराइड घुमाया. सेंट्रीफ्यूज में जब बहुत जोर से घुमाया जाता है सो द हेवियर थिंग्स ऑलवेज सेटल्स डाउन, राइट? तो इफ यू सी यहाँ पे द नाइट्रोजन इज हेवी आइसोटोप, तो वो इट फॉर्म्ड अ बैंड एट द बॉटम. क्लियर? सिमिलर थिंग व्हेन दे डिड विद द जनरेशन 1 सैंपल, दे फाउंड अ बैंड विच वाज स्लाइटली अबव द रेड लाइन. मतलब कि बिल्कुल बॉटम में नहीं था, इट वाज समवेयर इन द इंटरमीडिएट. क्लियर? और फिर उसके बाद जनरेशन 2 में जब उन्होंने किया, दे फाउंड 1 लाइन हियर इन द इंटरमीडिएट जोन और एक लाइन द ग्रीन वन एकदम ऊपर मीन्स एट द लाइटर जोन. सो इससे दे ड्रू द कंक्लूजन कि व्हेन नाइट्रोजन, ऑल द नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ऑल द जेनेटिक मटेरियल इज हेवी मटेरियल, हेवी नाइट्रोजन का, तब वो नीचे जाके सेटल हो गया. मीन्स यहाँ पे सारे के सारे
जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ 15N. यहाँ पे व्हेन दे सी कि इट हैज मूव्ड स्लाइटली अबव, दे कम टू द कंक्लूजन कि एक स्ट्रैंड पुराना वाला 15N है, दूसरा वाला नया 14N है, क्योंकि अब उन्हें नाइट्रोजन नॉर्मल सोर्स से मिल रहा है, राइट. फिर आफ्टर 1 जनरेशन दे सी कि हाइब्रिड जनरेशन है. दिस मीन्स वो पुराना वाला स्ट्रैंड 2 बच गया है, बाकी जो भी नए स्ट्रैंड्स हो रहे हैं ये 2 बिल्कुल लाइट और ये हाइब्रिड, इसीलिए एक हाइब्रिड पे हुआ, दूसरा बिल्कुल लाइट. दिस इज हाउ दे प्रूव्ड कि replication is semi-conservative. Clear? Now finally it is time to look into the replication of DNA. Okay? तो DNA replication देखने जा रहे हैं हम, but before looking into the replication process, उसका machinery and enzyme क्या क्या है एक बार देख लेते हैं. It is like you are going to cook something. तो जैसे रेसिपी पे दिया हुआ होता है ना ingredient list, फिर द प्रोसेस, सो समझ लो कि ये वही इंग्रेडिएंट लिस्ट है, राइट. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मशीनरी एंड एंजाइम्स. नाउ बिफोर यू नो द रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए, कुछ प्री रिक्विजिट्स है. यू हैव टू हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ एंजाइम्स एंड सम अदर पॉइंट्स विच आर नॉट एंजाइम्स, इसीलिए उन्हें मशीनरी सब हेडिंग में मैं डाल रही हूँ. क्लियर है? तो सबसे पहले एंजाइम में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, काफ़ी लंबा नाम है. इसे डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये डीएनए के एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान के नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है. एंड दिस एंजाइम इज सेड टू बी द मेन हीरो या मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन. ऐसा हर जगह, हर बुक, हर किताब में यही कहा हुआ है, बट पर्सनली मेरा ऐसा मानना नहीं है. बिकॉज आई थिंक कि ये जो है ना, द एंटायर रेप्लिकेशन प्रोसेस इज अ टीम वर्क. तो एवरी वन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल. कोई अगर अपना काम सही से नहीं करे तो ये क्या कर लेगा? अब कोई शेफ़, बहुत बड़ा शेफ़ खड़ा है सब कुछ खाना बनाने के लिए, कैमराज ऑन, एवरी ऑन द टीवी शो इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, बट किसी ने अगर उसके लिए सब्जी ठीक से नहीं काटा हो या काटा ही नहीं हो तो वो तब क्या करेगा, राइट. सो आई पर्सनली फील, अगेन आई एम सेइंग कि ये मेरा पर्सनल टेक है कि इसो ये हीरो, इतना भी बड़ा हीरो इसको मत बनाओ, बाकियों को भी कुछ तवज्जो दो. ओके, एनीवेज, सो लेट्स कम. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये जो है इन प्रोकैरियोट्स इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, इन यूकैरियोट्स इट इज़ ऑफ 5 टाइप्स. तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स में आते हैं. प्रोकैरियोट्स में हमने अभी ई कोलाई का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, राइट. व्हेन दे वर ट्राइंग टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस. तो उसमें हमने क्या देखा कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स ई कोलाई इज गिविंग राइज टू अ न्यू जनरेशन, विच मीन्स व्हाट, 18 मिनट्स पे वो अपना पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर पा रहा है. How many bases are there? How many base pairs are there in E. coli? 4.6 into 10 to the power 6 base pairs. अब 18 minutes में अगर इनको replicate करना हो तो can you imagine the speed at which replication has to take place? It is going to be 2000 base pairs per second. So this enzyme not only it has to be very fast, it also has to be very precise and efficient. एक गलती इसने कर दिया and it will result in mutation. राइट. तो उस तरफ से अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कि ये हीरो है बाबू, तुम हीरो ही रहो. तो 5 टाइप्स इन यूकैरियोट्स, इतना डिटेल्स में जाने का ज़रूरत नहीं है. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो हियर कि ये गामा डीएनए पॉलीमरेज गामा टाइप रेप्लिकेट्स द डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, फिर है द एंजाइम हेलिकेज. नाउ वी ऑल नो डीएनए इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर. अब उसको रेप्लिकेट करने के लिए उल्टा खोलना पड़ता है, राइट. तो सबसे पहले लाइन ऑफ अटैक में ये रहता है डीएनए हेलिकेज. ये जाके जब तक खोलेगा नहीं रेप्लिकेशन होगा नहीं, राइट. एंड हाउ डज इट ओपन? देयर इज ओके, खोलने के लिए भी कुछ स्पेसिफिसिटी होता है. यू कैनॉट ओपन द डीएनए एनीवेयर यू लाइक. एवरी डीएनए हैज सम स्पेसिफिक पॉइंट्स.
ओके, जहाँ से उसको खोला जा सकता है या जहाँ से यू कैन अनवाइंड इट। इट इज़ मच लाइक, आप समझ लीजिए कि हर सब्जी को काटने का एक अलग सा तरीका या एक अलग सा पॉइंट होता है, राइट? हर सब्जी को एक तरह से काटा नहीं जाता। सिमिलर विद डीएनए, देयर आर पॉइंट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी ओपनड, and who does that job? Helicase. How? They break the hydrogen bonds between the two strands. और ये जो पॉइंट्स होता है फ्रॉम वेयर इट कैन बी ओपन, इट इज कॉल्ड ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन खाली एक होता है। इन यूकैरियोट्स डीएनए मॉलिक्यूल्स आर वेरी लॉन्ग, सो देयर कैन बी 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी पॉइंट्स, और उन मल्टीपल पॉइंट्स पे ही हेलिकेज गोज एंड फर्स्ट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड टू अनवाइंड इट। क्लियर है? देन कम्स द एंजाइम डीएनए लाइगेज। लाइगेज मतलब ही क्या? किसी चीज को जोड़ना। तो व्हेन यू विल डू द ओके, एंड वन मोर थिंग इज, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में इन योर बुक देयर आर लाइन्स विच इज गिवन कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर वेक्टर्स इन रिकॉम्बिनेशन एंड ऑल। ये इसको लेके अभी ज़्यादा माथा मत खराब करो। इन द चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच वी आर गोइंग टू डू वेरी सून, यू विल गेट टू नो व्हाट दैट इज। ओके, ये रिकॉम्बिनेशन, ये वेक्टर क्या है, ये तो इसको अभी के लिए यू कैन गिव इट अ पास। ओके, नाउ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, लाइगेज नाम पे ही है कुछ चीज को जोड़ना। सो व्हेन यू विल गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, यू विल गेट टू नो द रोल ऑफ दिस। इसका काम जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है बाद में देखेंगे, अभी के लिए बस इतना ही जान के रखो। फिर प्राइमेज, क्या प्राइमेज? इट डज इट प्राइमर चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे हम वॉल पेंट कराते हैं तो उससे पहले प्राइमर का कोटिंग देते हैं ना, तो प्राइमर्स आर सम मॉलिक्यूल्स ऑफ RNA विच इज 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। वो क्या करते हैं? दे हेल्प द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट। जो नया नया सिंथेसिस हो रहा है, इट इज़ लाइक, यूँ समझ लो कि किसी को ये नदी या नाला पार करना है तो किसी का हाथ पकड़ के क्रॉस कर रहा है। सो दोज प्राइमर्स आर लाइक दैट काइंड ऑफ द हैंडल। द न्यूली सिंथेसाइज्ड, जो नया सिंथेसिस होने वाला है, दोज फ्रेगमेंट्स दे कम एंड अटैच टू दैट प्राइमर। द प्राइमर मूव्स और फिर वो चला जाता है, वो काम करा के चला जाता है। इट बेसिकली गिव्स फ्री 3OH ग्रुप टू द नया जो सिंथेसाइज होने वाला है। ये फ्री 3OH एंड मुहैया कराता है। क्लियर? फिर द एंजाइम टोपोआइसोमरेज। अब जब एक हेलिक्स को हमने खोल दिया, इवन विद अ बिट ऑफ पेपर जो हम जिससे हम बर्थडे में डेकोरेट करते हैं, वो ऐसा घुमा हुआ रहता है, राइट? उसे जितनी बार अनकॉइल करने की कोशिश करो, यू लीव इट, इट विल अगेन कॉइल बैक। तो जब डीएनए को अनकॉइल किया जाता है, देयर इज अ ट्रिमेंडस टेंशन, कॉइलिंग टेंशन। उस कॉइलिंग टेंशन को कम करने के लिए टोपोआइसोमरेज चाहिए होता है। क्लियर है? नाउ उधर मशीनरी पे अगर जाए तो दैट इज SSB प्रोटीन्स। दे आर नॉट एंजाइम्स बट दे आर प्रोटीन्स। वो क्या करते हैं? देयर काम, जैसे ये दो हेलिक्स को अलग कर दिया तो दोनों को अपने अपने जगह में, जैसे हम पेपर क्लिप से लगा के रखते हैं ना पेपर को ताकि वो उड़ ना जाए, वैसे ही दोनों स्ट्रैंड को पकड़ के रखता है। ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब नया स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होगा, कच्चा माल, ये तो सारे के सारे एंजाइम्स हैं, राइट? समझ लो कि ये स्टोव है, ये माइक्रोवेव है, ये है, ये वो है। सब्जियां, मसाले कौन है? द मेन इंग्रेडिएंट जिससे खाना बनाएंगे, तो वो कच्चा माल है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। ओके, इन प्रोकैरियोट्स ये साइटोप्लाज्म में होगा। वेरी सी दीज थिंग्स आर नॉट गिवन इन द बुक, बट जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, इफ यू थिंक रेप्लिकेशन अगर प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स वहाँ साइटोप्लाज्म में होगा, बट इन यूकैरियोट्स दीज आर इन द न्यूक्लियोप्लाज्म्स। सो इसी तरह से क्वेश्चंस भी बनते जाएंगे, राइट?
और दो एंजाइम है, वन इज फॉस्फोराइलेज, दूसरा है पायरोफॉस्फेट। ये दो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका रोल है। ये जब रेप्लिकेशन प्रोसेस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं तब इनका रोल पता चल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आर यू ऑल वेरी कंफर्टेबल विद द एंजाइम इन द मशीनरी लिस्ट? इंग्रेडिएंट सारा पता चल गया क्या है? सो नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, तो लेट अस बिगिन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए मॉलिक्यूल यू डबल हेलिकल लॉन्ग स्ट्रक्चर, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। तो हर डीएनए मॉलिक्यूल में देयर आर सम स्पेसिफिक साइट्स वेयर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर स्पेसिफिक एंड दोज आर कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर? ये डीएनए मॉलिक्यूल को बिफोर making new strands it has to be opened, and DNA molecules can be opened only and only at ORI sites. The enzymes come, they identify these sites, and that is where they start breaking the bonds. Clear है? In prokaryote और ORI खाली एक ही होता है, in eukaryotes there are many in one DNA molecule. Clear है? और इसी ORI के बारे में या ORI के बारे में you'll read more in the chapter biotechnology. Now, replication के लिए enzymes सारे के सारे एक तरफ लेकिन अगर कच्चा माल नहीं मिले तो वो क्या बनाएगा? न्यू स्ट्रैंड के लिए कच्चा माल तो चाहिए ही, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? एक्टिवेशन ऑफ द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहाँ रहते हैं? फ्रीली इन द न्यूक्लियोप्लाज्म इन यूकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोट्स में फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। नाउ दीज आर वेरी इजी पॉइंट्स जो जैसे जैसे आप कंपेयर करेंगे, इफ़ यू थिंक बैक यू विल बी एबल टू मेक दिस पॉइंट्स बाय योरसेल्फ ओनली, क्योंकि रेप्लिकेशन जो है वो प्रोकैरियोट्स में तो साइटोप्लाज्म में होता है, तो कच्चा माल भी साइटोप्लाज्म में होना है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोप्लाज्म इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है इसीलिए फ्री माल भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ DAMP विच इज डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस H3PO4। नो एक्टिवेशन मतलब क्या? इसको कच्चा माल चाहिए, मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, एंड ऑल्सो एनर्जी। सो एक्टिवेशन के नाम पे क्या होता है? मोनोफॉस्फेट फॉर्म ऑफ दिस is taken and they are translated or they are converted to triphosphates first. एंजाइम कौन सा है? फॉस्फोराइलेज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक टिप दे रही हूँ मैं यहाँ कि अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि फॉस्फोराइलेज यहाँ या पायरोफॉस्फेटेज वहाँ या यहाँ कौन कब लगने वाला है, जहाँ पे भी एडिशन ऑफ फॉस्फेट होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन, और वहाँ पे एंजाइम का नाम फॉस्फोराइलेज ही होने वाला है। ओके, तो ये DAMP अब DATP बन जाता है। नाउ ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में दिस इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। दिस हैज डुअल रोल। नाउ पहला रोल है टू एक्ट एज द सबस्ट्रेट फॉर द न्यू स्ट्रैंड, दूसरा both the extra phosphates will split and they will give the energy required for formation of hydrogen bonds. Clear? अब हम formation of replication fork का क्या कैसे होता है देखते हैं। तो ये एक DNA है, राइट? Let us assume कि ORI यहाँ पे है and these are the hydrogen bonds. Clear? I don't want to complicate the things very much, but फिर भी keep it in mind, DNA molecule is a very लंबा molecule, तो एक साइट अगर यहाँ हो दूसरा साइट यहाँ भी हो सकता है, तो एक साथ दो जगह खुल जाएंगे या तीन जगह खुल जाएंगे जहाँ जहाँ पे ओरी होगा इन यूकैरियोट्स, बट लेट अस फोकस ऑन ओनली वन ओरी।
तो सबसे पहले विच एंजाइम विल कम? हेलिकेज। इस साइड पे आके ये क्या करेगा? इट विल ब्रेक ऑल द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होता है, डीएनए अब तक ऐसे आ रहा था, अब ये थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे, राइट? एंड द रेस्ट डीएनए विल कंटिन्यू द वे इट इज। यहां पे ये खुल गया, ओनली द बॉन्ड्स आर हियर, क्लियर? तो यहां से अगर देखें हाफ वे, दिस इज लाइक अ वाई, दिस पार्ट इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क। क्लियर है? जैसे ही ये रेप्लिकेशन फॉर्क हो जाता है, लेट्स नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस। Topoisomerase enzyme comes and binds to these two strands. You know, जो ये रिबन्स होते हैं, they are always coiled. अगर उनको डिकॉइल भी करे, जैसे ही आप छोड़ देंगे वो फिर से वापस वाइंड अप हो जाते हैं, राइट? देयर जॉब इज टू प्रिवेंट दैट कॉइलिंग, बिकॉज जब अनकॉइलिंग होते हैं किया जाता है, देयर इज अ वेरी बिग टेंडेंसी कि वापस से कॉइल अप हो जाए। क्लियर है? एंड SSB प्रोटीन्स वो यहां आके दे कीप देम अपार्ट। Okay, so this is preventing the coiling tension or reducing the coiling tension, and SSBP is holding them in place. Replication fork पूरा फॉर्म हो गया, 3 एंजाइम्स, 2 एंजाइम्स और एक प्रोटीन लगे, टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज एंड SSBP. Now next step is सिंथेसिस तो होगा, लेकिन सिंथेसिस से पहले एक RNA प्राइमर फॉर्म होगा। होता ये है कि DNA पॉलीमरेज, जिसको हम मेन हीरो बोलते हैं, you have read, for students those who have not seen my previous video on this chapter, please see it, क्योंकि उसमें मैंने कहा है कि this is the free 3OH end, right? और इधर CH2PO4 रहता है, and this is nitrogen base. ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3 एंड पे जाके ही लगता है, ये 5th एंड पे जाके कभी नहीं लगता, 2 या 1 एंड पे लगता नहीं है। इसका सीक्वेंस हमेशा ऐसा ही होता है। दैट इज वाई इट इज सेड कि न्यू स्ट्रैंड्स आर ऑलवेज सिंथेसाइज्ड इनटू 5 to 3 डायरेक्शन, राइट? ऐसे। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कहता है कि मैं नया स्ट्रैंड बना तो लूंगा, पर मुझे एक फ्री 3OH चाहिए, मैं अपने फॉस्फेट को लगाऊंगा कहाँ? Okay, that is why we need a primer. So what is a primer? Primer is a 4 to 12 nucleotide का sequence. Who makes it? RNA polymerase. So let us assume this to be a RNA primer. तो इसके ऊपर भी 1 2 3 4 शुगर मॉलिक्यूल। उप्स, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। ये फ्री 3OH वाला है, ये फॉस्फेट, यूं इमेजिन करते थे। सो लेट्स इमेजिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4th मॉलिक्यूल है ऑफ द प्राइमर। तो दिस गिव्स 3OH टू द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज की ले भैया मैंने दे तो दिया, अब तू अपना काम शुरू कर। ओके, अब देखने वाली बात ये है कि इस रेप्लिकेशन फॉर्क में ये 3 5, ये 5 3। नो ये अगर 3 5 है तो ओरिएंटेशन ऑफ द अदर स्ट्रैंड विल बी 5 3, और ये अगर 3 5 है तो ओरिएंटेशन ऑफ द अदर विल बी 3 5, राइट?
तो 3-5 वाला ओरिएंटेशन जो होता है उसमें सिंथेसिस हमेशा कंटिन्यूअस होता है। सो जो स्ट्रैंड इस तरफ आएगा इट विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस। सब क्या होता है, सबसे पहले एक आरएनए पॉलीमर आ गया, ये आरएनए पॉलीमर का 5th एंड है, ये 3rd एंड है, तो ये सिंथेसिस कंटिन्यूअस हो रहा है, इधर से आके सब लगते जा रहे हैं, राइट। चेन इस तरफ से लंबा हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन इस तरफ क्या होता है, इस तरफ का जो सिंथेसिस है वो लीडिंग, वो कंटिन्यूअस नहीं होता। वहां का सिंथेसिस फॉर सम रीजन दैट वी डू नॉट नो, सिंथेसिस छोटे छोटे फेजेस में होता है और हर फेज के लिए आरएनए प्राइमर चाहिए। तो आरएनए प्राइमर का ये फ्री 3 एंड दे देते हैं ये यहाँ पे। तो हर स्ट्रैंड, हर सेगमेंट के लिए एक एक आरएनए पॉलीमर है, राइट। तो ये आरएनए पॉलीमर का 5th एंड हो गया, ये 3rd एंड, ये 5th एंड, ये 3rd एंड, ये 5th एंड, ये 3rd एंड। तो नया वाला जो है स्ट्रैंड इधर लगते जा रहा है, राइट। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, स्ट्रैंड ऐसे बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बट बीच में गैप्स हो जा रहे हैं। नो यहाँ पे भी एक आरएनए प्राइमर है, यहाँ पे 3-4 आरएनए प्राइमर है। द मोमेंट इट रिचेज द स्ट्रैंड का लेंथ, वो आरएनए प्राइमर को हटा दिया जाता है। लेकिन उससे पहले ये जो कच्चा माल अभी आ रहा है, हाउ इज दिस स्ट्रैंड फॉर्म, लेट्स फोकस ऑन दैट। Deoxyribonucleotide triphosphate. So let us assume DATP has come. Then there is the enzyme pyrophosphatase. It breaks this TP. It breaks both the phosphate and releases energy. और उसी एनर्जी से ये DTP से ये DAMP हो गया, ये आके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके लग जा रहा है और बेस पेयरिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो यहां से आ रहा है। सो दिस इज हाउ दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर नाउ सर्विंग द डुअल रोल। और इस तरफ ये कंटिन्यूअसली हो रहा है, इस तरफ इन फ्रेगमेंट्स हो रहा है, और इस तरफ के फ्रेगमेंट्स को ही ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्लियर? तो जैसे ही 3-4 ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हो गया, इधर का कंटिन्यूअस स्ट्रैंड हो गया, आरएनए प्राइमर्स को अब हटा दिया जाता है और इधर के जो गैप्स हैं उनको फिलअप करने के लिए, उनको इन स्ट्रैंड्स को लगाने के लिए द एंजाइम लाइगेज कम्स। लाइगेज कम्स टू जॉइन दिस स्ट्रैंड्स, ओके। और लास्ट में जो थोड़ा सा गैप बच जाता है आरएनए प्राइमर के हटने से, वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से सील हो जाता है। सो इज रेप्लिकेशन क्लियर टू यू ऑल नाउ कि कैसे हुआ? और जैसे इधर का ये स्ट्रैंड हो रहा है, इधर का ये स्ट्रैंड हो रहा है, फिर द रेप्लिकेशन फॉर्क एक्सटेंड्स एंड इट कंटिन्यूज। क्लियर? सो विद दैट वी आर डन विद द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो अब तक हमने जो समझा दैट इज जस्ट रिटन डाउन फॉर यू। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को आइडेंटिफाई करना, फिर एक्टिवेशन ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, कौन सा वाला एंजाइम यहाँ काम आता है, फॉस्फोराइलेज। फिर एक्सपोजर ऑफ द स्ट्रैंड्स, हेलिकेज एंजाइम, इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, टोपोइसोमरेज एंड एसएसबीपी, दे हैव देयर रोल्स टू कीप देम इन प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए प्राइमर, बेस पेयरिंग शुरू हो जाता है वेर pyrophosphatase enzyme comes and helps in the process, and new DNA formation. Hero सबसे लास्ट में एंट्री देता है and it synthesizes the new strand. Okay? So with that we are done with the process of replication, its steps, the enzymes and everything that are associated with it. Okay, तो आज का वीडियो यहीं तक। For students, those who have not yet subscribed to my channel, please keep the channel subscribed and please stay tuned for my next upcoming video on this chapter. And I'm going to see you very soon with the third part, with the third video of this chapter. Till then, take care of yourself and we'll see each other very soon.
बाय।